नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और इस खास प्रोग्राम में चर्चा उस बात पर देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। तीसरी लहर आने की आशंका है। तीसरी लहर के बारे में बताया जा रहा है कि बच्चों पर भी खासा असर डाल सकती है तीसरी लहर। देखा भी जा रहा है कि बच्चों पर इसका असर होना शुरू भी हो गया है। लेकिन क्या करें, घबराना नहीं है। अपने नौनिहालों को इस वायरस की चपेट में आने से बचाना है। क्या किया जाए ऐसा जिससे नौनिहाल, हमारे बच्चे, हमारे देश का भविष्य जो है वो इस खतरनाक वायरस की चपेट में ना आए। जहां सारे देश लगे हुए हैं वैक्सीन बनाने के लिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे बच्चों को इसकी चपेट में आने से रोका जा सकता है। वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। ऐसे में कोरोना वायरस के कहर के बीच बच्चों के लिए वैक्सीन के स्तर पर एक खुशखबरी मिली है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना ने मंगलवार को दावा किया है कि उसका कोरोना रोधी टीका वयस्कों के साथ उन बच्चों पर भी प्रभावी है जो 12 साल के हो चुके हैं। अमेरिका ने यह टीका बच्चों के संक्रमण से दूर रखने के लिए विकल्प बन सकता है। अमेरिका में विकल्प बन सकता है मॉडर्ना का यह टीका। अध्ययन में यह भी पाया गया है कि यह टीका पहली खुराक के 2 हफ्तों बाद 93% रहा। 12 साल से ऊपर के बच्चों पर प्रभावी मॉडर्ना का टीका। मॉडर्ना ने करीब 3732 बच्चों पर यह शोध किया है। बच्चों के शरीर में वैक्सीन लगने से इम्यून सिस्टम मजबूत हुआ है। वैक्सीन की पहली डोज देने के बाद सफलता का रेट करीब 93% रहा है। यह असर डोज के 14 दिनों बाद दिखाई दिया है। आपको बता दें कि अमेरिका और कनाडा ने इस महीने की शुरुआत में ही फाइजर और बायोनटेक के टीके को 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को देने की मंजूरी दे दी है। अमेरिका और कनाडा में फाइजर और बायोनटेक के टीके 12 साल से अधिक उम्र वाले बच्चों को दिए जा रहे हैं। टीकाकरण शुरू हो चुका है। मॉडर्ना इस मंजूरी की कतार में है। इस दवा कंपनी ने कहा है कि वह अगले महीने की शुरुआत में किशोरों से संबंधित अपने आंकड़े को अमेरिकी खाद्य एवं औषध प्रशासन तथा अन्य वैश्विक नियामकों को सौंपेगा, जिसके बाद इस बात पर मंजूरी मिल जाएगी कि बच्चों का वैक्सीनेशन के लिए मॉडर्ना का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ऐसे में कई सवाल मन में आते हैं। बच्चों को कैसे सुरक्षित रखें? इन्हीं सवालों के जवाब लेंगे। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ डॉक्टर RN टंडन जुड़े हुए हैं, पूर्व जनरल सेक्रेटरी हैं IIM में। वहीं डॉक्टर सुबोध वार्ष्णेय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, MD हैं सिद्धांता हॉस्पिटल के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। डॉक्टर टंडन, लगातार वैक्सीनेशन को लेकर चर्चाएं आ रही हैं। कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, तीसरी लहर बच्चों के लिए भी खतरनाक हो सकती है। हम ये कह रहे हैं कि बच्चों के लिए भी, क्योंकि ऐसे में भ्रम की स्थिति भी पैदा होती है। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों के लिए ही ये खतरनाक हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चों के लिए भी ये तीसरी लहर जो है कहीं ना कहीं अपना असर डाल सकती है। तो ऐसे में ये वैक्सीनेशन कितना जरूरी है? मॉडर्ना ने दावा भी पेश किया है कि बहुत असरदार है मॉडर्ना का टीका बच्चों पर। बहुत जरूरी बात आपने करी है कि ये टीका बहुत जरूरी है बच्चों के लिए भी, क्योंकि जिस तरह से पहली लहर और दूसरी लहर में हमने देखा है कि जिस ग्रुप के लोगों पे असर पड़ा, जो लोग ज्यादा इन्वॉल्व हुए और उनका जिस तरह से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है हिंदुस्तान में, तो ये जरूर लगता है कि अगर हम इनका वैक्सीनेशन करते जाएंगे तो अगली जो परेशानी थर्ड वेव की एक्सपेक्टेड है और जो देखा जा रहा है कि जो लोग अभी तक किसी तरह से या तो बीमारी को एक्सपोज नहीं हुए या जिन्हें वैक्सीन नहीं मिली है, उनके ऊपर असर आने की उम्मीद ज्यादा दिखाई दे। और वो लोग हैं बच्चे, क्योंकि बहुत समय हो गया है हमें इस बीमारी को देखते हुए, इस बीमारी से लड़ते हुए, और सभी लोगों को जब तक हमने क्वारंटाइन में या आइसोलेशन में या लॉकडाउन में रखा है किसी तरह से इस बीमारी से बचा के रखने के लिए, तो उसमें सबसे ज्यादा जो है बच्चों को बचाने की कोशिश की जा रही है। अब जो हमारा जो बेसिक एम अब रह गया है कि जो ग्रुप अभी तक इफेक्ट नहीं हुआ है उसे हमने बचाना। पर हमारी सबसे बड़ी समस्या ये कि हमारी पॉपुलेशन का एक 30% हिस्सा जो है वो इन बच्चों का है जिन्हें हम 18 साल तक मानते हैं, और ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है। और अभी भी विश्व में सिर्फ 2 देशों में, कनाडा और US में और कुछ मिडिल ईस्ट के एरिया में, ये बच्चों के लिए फाइजर
बायोटेक की वैक्सीन को अलाउ किया गया है। अब जरूरी है कि मॉडर्ना की रिपोर्ट भी आ रही है कि इसका असर बच्चों पे अच्छा देखा गया है, काफी इफेक्टिव है 90 to 93 तक। भारतवर्ष में कोवैक्सीन को परमिशन मिली है इस टेस्टिंग के लिए बच्चों के ऊपर, और दूसरी वैक्सीन जो हमारी एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड है उस पे ऑलरेडी यूके में ये चल रहा है टेस्ट कि बच्चों को कितनी इफेक्टिव होगी। तो इस तरीके से वैक्सीन के आने में समय है, परंतु अगर हम बच्चों के बचाने की बात करें तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि जो बच्चों की देखरेख कर रहे हैं क्या वो वैक्सीनेटेड हैं। अगर वो वैक्सीनेटेड हैं और वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि जब वो घर से बाहर जाएंगे, घर में डॉक्टर टंडन, महत्वपूर्ण आपने ये बात के कही है कि बच्चों को, जी डॉक्टर टंडन बेहद महत्वपूर्ण आपने ये बात कही है कि बच्चों को इससे बचाना जरूरी है। हमारे साथ डॉक्टर सुबोध भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर, जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि अब बच्चों पर इसका असर, तीसरी लहर का जो असर जिसकी आशंकाएं जताई जा रही थी उसका असर देखने को मिल रहा है, लेकिन कैसे बचाएं अपने बच्चों को, क्योंकि जब बच्चों की बात आती है तो माँ बाप कुछ भी कर गुजर सकते हैं। तो ऐसे में क्या करें कि बच्चों को हॉस्पिटल जाने की नौबत ही ना आए? इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दूसरी लहर में ज्यादातर नॉर्मल पॉपुलेशन ही अफेक्ट हुई थी जी। और वो उसका कारण ये था कि पहले लॉकडाउन जो बहुत लंबा लॉकडाउन चला था उससे संक्रमण टूट गया था, लेकिन जब वापस हम लोग बेफिक्र हुए, वापस हम लोग भीड़ में घूमने फिरने लगे, चलने फिरने लगे, तो यह वापस आया वायरस, क्योंकि वायरस कहीं नहीं गया था और ये हमेशा रहेगा। यह तो हम लोग चूंकि लॉकडाउन में चले गए थे इसलिए संक्रमण का जो फैलना था वो रुका था। अब ये दूसरी लहर में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। अब वैक्सीनेशन ज्यादातर हुआ है 45 साल के ऊपर वालों का। अब उसके नीचे के लोगों का वैक्सीनेशन कम हुआ है और बच्चों का तो चूंकि वैक्सीन ही नहीं आया 18 साल के नीचे, तो इसीलिए उनका तो वैक्सीन शुरू होने का सवाल ही नहीं है। अब जैसे ये लॉकडाउन फिर खुलेगा, फिर लोग जो है घूमना फिरना, भीड़ सब चालू होगी, तो तीसरी लहर आनी ही आनी है। और वो इस कारण से आएगी क्योंकि हम लोग बेफिक्र होके एहतियात बरतना कम कर देंगे। अच्छा, बच्चों के स्कूल कब तक बंद रखेंगे? अभी 1 साल से ऊपर हो गया है। अगर बच्चे स्कूल जाने लगे तो वहां तो फिर इनको फैलना है। तो यह जो इसका जो आंसर है वो सिर्फ वैक्सीनेशन है, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन दोनों सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसके 1 महीने बाद यदि किसी को कोरोना का संक्रमण भी होगा तो वो बहुत माइल्ड होता है, बहुत माइल्ड होता है, उसको अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हम लोगों को अपना पूरा फोकस जो है वैक्सीनेशन पे लगाना चाहिए कि किस तरीके से जल्दी हम लोग सबको वैक्सीनेट कर पाएं। एक दूसरा, तब तक हम लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए कि हम लोग मास्क लगा के रखें, भीड़ से दूर रखें, सैनिटाइजेशन करते रखें, अपने खान पीन को अच्छा रखें। और जब कभी किसी कोई ऐसा व्यक्ति लगता है कि उसको संक्रमण हो सकता है तो उससे तुरंत दूरी बना लें, भले ही वो घर वाला हो। जी डॉक्टर टंडन, क्या सभी बच्चों का टीकाकरण जरूरी है? एक अहम सवाल उठता है ये यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से आयु वर्ग अलग अलग होता है, छोटे बच्चे भी होते हैं, जिस तरह से अभी अलग अलग देश जो है शोध कर रहे हैं। अमेरिका में 6 लाख बच्चों को टीकाकरण दिया जा चुका है, लेकिन 12 साल से ऊपर के बच्चों को। तो किस एज ग्रुप के लिए क्या सभी बच्चों का टीकाकरण जरूरी है इस वक्त? देखिए, अभी 12 से 15 और 18 साल की उम्र तक के बच्चों के ऊपर इस टीके को टेस्ट किया गया है और उसमें जो रिपोर्टें आई हैं उसके हिसाब से इनको शुरू किया गया है और उन्हें लगाया जा रहा है। और ये जरूरी है कि जब भी हम बात करेंगे कि सारे लोगों को हमें वैक्सीनेट करना है जिससे कि हम इस वायरस से लड़ाई जीतने की पोजीशन में आ सकें, तो जरूरी है कि सभी को करना पड़ेगा। और ये जो सवाल है कि हमें सारे बच्चों को करना है, हाँ सबको ही करना पड़ेगा, बशर्ते ये कि हमारे पास सेफ वैक्सीन आ जाए और वैक्सीन की उपलब्धता भी जरूरी है। तो जिस तरह से अभी भी स्टडीज चल रही हैं और 6 महीने से और 12 साल के बीच के बच्चों के ऊपर भी इसके ऊपर ट्रायल शुरू हो चुके हैं और ये देखा जा रहा है कि उसका कितना असर है और क्या सेफ्टी प्रोफाइल है। क्योंकि वैक्सीन कभी भी दी जाएगी तो सबसे पहले ये तय किया जाएगा कि ये वैक्सीन पूर्णतः सेफ हो, इसके साइड इफेक्ट जो है वो ऐसे नहीं हो जिसको कि हम बर्दाश्त न कर सकें। तो हमें सेफ्टी प्रोफाइल को देखना है और उसके बाद हमने इसकी इफेक्टिविटी को देखना है।
जहाँ तक अभी बातें हो रही हैं फाइजर और मॉडर्ना की, दोनों इफेक्टिव वैक्सीन है बड़ों पे भी और बच्चों, पर इसको हमें नीचे की उम्र में भी ले जाना है, और जो कि टेस्टिंग शुरू हो चुकी है ऑलरेडी 6 महीने से लेकर 12 साल तक के। तो इसमें समय लगेगा, पर अल्टीमेटली अगर हमने लड़ाई जीतनी है तो हमें सबको वैक्सीनेट करना है। सबको वैक्सीनेट मतलब 80 to 90% पॉपुलेशन को अगर हम वैक्सीनेट कर पाएंगे, तब हर्ड इम्यूनिटी और इस वायरस के ऊपर जीत हासिल होगी, तब ये जाकर के खत्म होगा पेंडेमिक के रूप से। वायरस कभी भी खत्म नहीं होगा, पर हमारी लड़ाई की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, और उस लड़ाई की क्षमता में सबसे जरूरी चीज ये है कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर। इसको हम कहीं भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो हमारी तो पूरी भारतीय जनता से ये गुजारिश है कि 140 करोड़ है, इसमें बच्चे भी है, बच्चों को हम मास्क नहीं लगा पाएंगे, परंतु अगर हम 80-90% लोग मास्क लगाते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये जरूर है कि हम इस वायरस से लड़ सकते हैं और इसको रोक सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन जो भी आ रही है वो हमारी मदद करेगी। पर वायरस से लड़ने के लिए, म्यूटेंट वायरस से लड़ने के लिए हमारे पास सबसे जरूरी और अहम चीज है, वो है मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग। यानी कि हमें भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है। ये सेल्फ कंट्रोल, आत्मनिर्भरता हमारी जो है वो यही है कि हम मास्क लगाएं और अपने को कंट्रोल करके रखें कि हम भीड़ में नहीं जाएंगे, तो बाहर से वायरस नहीं लाएंगे, अपने बच्चों को भी बचाएंगे, अपनी कम्युनिटी को भी बचाएंगे, बुजुर्गों को भी बचाएंगे और देश को भी बचाएंगे। डॉक्टर टंडन, बहुत राहत मिली आपकी ये बात सुन के कि अगर एक कोरोना गाइडलाइंस जो है इनका पालन किया जाए तो बहुत हद तक हम इस कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। डॉक्टर सुबोध, 30 से 36 करोड़ अगर मान लिया जाए बच्चे देश में, तो अगर 2 या 5% भी हम लेके चले, अगर बच्चे इसकी चपेट में आते हैं तो, हालांकि कहा जा रहा है कि गंभीर नहीं होगी स्थिति, लेकिन अगर इसकी चपेट में आते हैं बच्चे, तो क्या हम सक्षम हैं उनका इलाज करने के लिए, उनको प्रॉपर इलाज देने के लिए? आते हैं बच्चे, उनका इलाज करने के लिए उनको प्रॉपर इलाज। देखिए, बच्चों में अगर ये इन्फेक्शन होता है तो ये सबको मालूम है कि बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होती है, तो इसीलिए उनकी सीवियरिटी बीमारी की कम होगी। अब बची बात कि हमारी सक्षमता पीडियाट्रिक केसेस को हैंडल करने की कितनी है, तो मेरे को ये मालूम है कि सरकार इस पे बहुत तेजी से काम कर रही है, और सरकार ने निर्देश हर लेवल पे दिए हुए हैं, जिला चिकित्सालय हो या मेडिकल कॉलेज हो या प्राइवेट सेक्टर हो, कि सब लोग अपने पीडियाट्रिक सेटअप्स को गियर अप करें और फैसिलिटीज़ को बढ़ाएं। जैसे भोपाल में ही मुझे मालूम है कि 150-200 बेड्स एक्स्ट्रा पीडियाट्रिक्स के ऐड हो रहे हैं पूरे भोपाल में ही। तो तैयारी तो सरकार बहुत अच्छे से कर रही है कि पीडियाट्रिक अगर लोगों को भर्ती होना पड़े इस एज ग्रुप के बच्चों को, तो उनके लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाएं, और हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि अब हम लोग ने जो दूसरी लहर में आईसीयू बेड्स और इनको जो जनरेट किया है, जो फैसिलिटीज जनरेट की हैं, तो वो बहुत काम आएंगी। ये हमको हेल्प करेगी पीडियाट्रिक एज ग्रुप से भी फाइट करने के लिए। जी बिल्कुल डॉक्टर सुबोध, उम्मीद भी यही है, क्योंकि बहुत राहत मिलती है जब डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं, पूरी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल देखा गया है उसमें काफी कुछ अव्यवस्थाएं भी हैं। डॉक्टर टंडन, सरकारें पूरा काम कर रही हैं, चाहे राज्य सरकार की हम बात करें, केंद्र सरकार की बिल्कुल जुट गई है कोरोना को हराने में और वैक्सीन को लेकर भी, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल मन में आता है, क्योंकि बात बच्चों की है। बच्चों की बात जब आती है तो सब लोग और ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं। मेरा आपसे एक सवाल, लेकिन उसको मैं दो तथ्यों में, 2 विभागों में समझना चाहूंगी। अगर हम बात करें शहरी पेरेंट्स की, जो शहर में रह रहे हैं, ज्यादा सजग है अपने बच्चों को लेके, ज्यादा अवेयर है इन चीजों को लेके, तो क्या अब ये है कि बच्चों को घरों में कैद कर लें, थोड़ी देर भी जो बाहर घूमने जाया जाता है, घुमाने लेके जाते हैं, वो बंद कर दें बच्चों को इस चपेट से बचाने के लिए, इस कोरोना से बचाने के लिए? और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए गांव में, तो गांव में बच्चे बड़ी बेपरवाही से एकदम गलियों में घूमते नजर आते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ सलाह शहर के लिए भी, शहरी पेरेंट्स के लिए भी और गांव वालों के लिए भी? 2 बातें हैं जो सबको समझनी है। हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का बिल्कुल अलग अलग है। हेल्थ स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो रूरल एरियाज में हमारी जो पहुंच है वो बहुत ही लिमिटेड है, परंतु फिर भी हमें उस लिमिटेड पहुंच से भी लोगों को सजग करना है, और जिस तरह से
दिखाई दे रहा है कि लोग वहां तक पहुंच रहे हैं उन्हें समझाने के लिए कि आपका प्रोटेक्शन किस तरह से हो सकता है, और उसके लिए उनको हर चीज की सहूलियतें दी जा रही हैं। चाहे वो मास्क के बारे में समझाया जा रहा है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में समझाया जा रहा है। पर एक चीज अच्छी है गांव के लिए कि वहां पर हमें खुला एटमॉस्फेयर मिलता है। हम उस तरीके के बंद कमरों में और घरों में वहां नहीं रहते हैं जहां पे परेशानी ज्यादा बढ़ सकती है। परंतु उनकी जांच जिस तरह से बढ़ाई जा रही है, उनके RT-PCR कम है, परंतु रैट को बढ़ाया जा रहा है और कोशिश भी की जा रही है कि जहां जरा सा भी सिम्टम हो उन्हें टेस्ट करके उनका इलाज किया जाए और उन्हें समझाया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि हमें गांव तक पहुंचना है और गांव में जाके हमें उस तबके को 18 से 44 साल वालों को जिन्हें हमें जरूरी है वैक्सीनेट करना, उनको अगर हम वैक्सीनेट कर पाते हैं तो वहां के हम बच्चों को भी बचा सकेंगे। क्योंकि स्प्रेड करने वाले ये बड़े बुजुर्ग ही लोग हैं, बड़ी उम्र के ही लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, शहरों से वापस आ रहे हैं या शहर जाएंगे और फिर वापस आएंगे। तो उन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है तो ऑटोमेटिकली हम अपने बच्चों को बचा सकेंगे और जितनी अवेयरनेस वहां फैला सकते हैं वो भी फैलाएं। और रही बात शहरों की, शहरों के लिए हम बहुत समय से इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हमें कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर पे ध्यान रखना है। वैक्सीनेशन बच्चों के लिए नहीं है अभी, और ना ही हमें उम्मीद है कि ये बहुत जल्द आने वाली है हिंदुस्तान में। परंतु जिनको वैक्सीन लग सकती है वो लोग कृपा कर वैक्सीन लगवाएं और अपना कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर ना भूलें। वैक्सीन लगने के बाद भी आपको फॉलो करना है और लॉकडाउन अगर खत्म होता है तो उसके बावजूद भी आपको अगर अपने आप पे कंट्रोल करना है, इस बीमारी को कंट्रोल करना है, अपने बच्चों को बचाना है, तो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर की तीनों चीजों को आपको फॉलो करना है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, घर में रहना, अननेसेसरी घूमना नहीं, और क्लीनलीनेस, हाइजीन सिर्फ हाथ पे नहीं रह गई है। जिस तरह से और इन्फेक्शन बढ़ रहा है, हमें उससे अपने एटमॉस्फेयर की भी हाइजीन देखनी है, अपने घरों के आसपास भी सफाई का ध्यान रखना है। और दूसरी चीज, इन सभी लोगों को 18 से 44 साल वालों को मैं ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हें अपना डायबिटिक स्टेटस मॉनिटर करना चाहिए। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा डायबिटिक सेंटर है, डायबिटीज कैपिटल है, तो सभी लोगों को अपनी शुगर का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब बीमारी आती है आप तभी टेस्ट कराते हैं और उस समय परेशानी बढ़ चुकी होती है। तो कृपा कर डायबिटीज का ध्यान रखें, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वैक्सीन ही एक परमानेंट सोल्यूशन है इस लड़ाई को जीतने का। डॉक्टर सुबोध, कहा जा रहा है, ये भी तथ्य सामने आए हैं, हालांकि कई बार शोध में अब ये भी कहा जा रहा है कि बच्चों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत कम प्रभावी रहेगा बच्चों पर कोरोना। तो इतर देखा जाए बच्चों के लिए वैक्सीन की जो प्रोसेस है वो भी जारी है, लेकिन इतर देखा जाए जो वयस्क हैं और स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको टीका देने से अधिक जिंदगियां बचाई जा सकेंगी, क्योंकि बच्चों में अभी ये कम है कोरोना का केस जो आ रहे हैं। देखिए, बच्चों का वैक्सीन जो आएगा वो स्लाइटली डिफरेंट आएगा, डोज डिफरेंट आएगी, तो दोनों प्रोग्राम जो हैं पैरेलल चलने चाहिए। बच्चों के वैक्सीनेशन का अलग और 18 साल से बड़े लोगों का अलग, क्योंकि जरूरत दोनों को पड़ेगी। यह बात सच है कि बच्चों में सीवियरिटी कम आएगी, उनका इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, तो यह एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो पूरा का पूरा ग्रुप अनवैक्सीनेटेड है। तो अगर कुछ लोगों को बीमारी हुई भी तो उनको कम सीवियरिटी की होगी। जी डॉक्टर सुबोध, वहीं आपने अभी कुछ देर पहले वैक्सीनेशन तो 18 साल के नीचे भी इसलिए करना चाहिए क्योंकि अब हम लोग ये चाहेंगे कि वैक्सीनेशन अगर बच्चों का पूरा हो तो वो लोग भी वापस स्कूल जाना शुरू करें, क्योंकि बहुत लंबे समय से स्कूल से दूर हैं। स्कूल में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, और भी कई पहलू होते हैं स्कूल के, तो वो चीज़ें बच्चों की इस समय मिस हो रही हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर सुबोध, स्कूल का लगातार जो जिक्र आ रहा है, तो ऐसे में फिलहाल डॉक्टर्स क्या सलाह दे रहे हैं बच्चों के लिए? बच्चों के लिए अभी तो फिलहाल यही सलाह है, जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाए तब तक स्कूल बंद किए ही हुए हैं, और ये लोग खेलने के लिए भी भीड़ में न जाएं, घर में ज़्यादातर अपना समय बिताएं
ऑनलाइन पढ़ाई करें। मैंने नहीं देखा आजकल यहाँ पे तो बच्चों पे काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है लोगों ने, वो घर से निकलने नहीं देते हैं कि वो लोग भीड़ में खेलें, जैसे पहले फुटबॉल हॉकी ये सब खेलते थे, कुछ भी देखने नहीं मिलता अब तो। क्रिकेट बच्चों लोगों को रोक के रखा हुआ है। अब ये कब तक आप करेंगे अपन, जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है। वैक्सीनेशन हो तो वो लोग भी अपनी नॉर्मल खेल कूद की दुनिया वापस शुरू करें वो लोग। जी बिल्कुल। डॉक्टर टंडन, बच्चों की बात है, बहुत ही कोमल मन होता है बच्चों का, ऐसे में वो नहीं समझ पाते कि क्या कुछ चल रहा है पूरी दुनिया में, क्या कुछ कोरोना वायरस है, उनको इतना नहीं पता होता है। अगर बच्चों की बात करें तो उनको बस पता होता है खेलना है, दोस्तों के साथ बाहर जाना है, साइकिल चलानी है, तो ऐसे में बच्चे नहीं कर पा रहे। तो क्या कुछ तनाव भी बच्चों में ऐसे में देखा जा सकता है? कि ये कोरोना की बीमारी की वजह से तनाव की जहाँ तक बात करें तो वो हर तबके में हो रहा है। लगाएं तो मेडिकल प्रोफेशनल से जो लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो भी हैं, जो लोग बाहर भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो भी हैं, अस्पताल में जो काम कर रहे हैं उनको भी है। हर आदमी इस समय कोरोना के साथ में स्ट्रेस में जी रहा है। उसकी वजह यही है कि आपका जो नॉर्मल वर्किंग पैटर्न था वो सब बदल गया। और बच्चों की जब हम बात करते हैं तो उनके डेवलपमेंट के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं है, उनके डेवलपमेंट के लिए सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। जहाँ तक बात होती है कि आप पढ़ाई ऑनलाइन पे कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन पे आप पढ़ाई कर सकते हैं, परंतु जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट है, जो उसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, वो ऑनलाइन नहीं हो सकती। उसके लिए उसका बाहर जाना, खेलना, अपने दोस्तों के साथ बैठना, जो पीयर ग्रुप में डिस्कशन और उनसे जो चीजें आप समझते हो और जो सीखते हो आगे की जिंदगी में जो चीजें काम आती हैं, उसका बहुत बड़ा असर होता है। तो बच्चों के ऊपर जितना स्ट्रेस इस समय आ रहा है घर पे रहने का, क्योंकि उन्हें घर में रखा जा रहा है, वो पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, आज एग्जाम होना है, कल कैंसिल हो जाना है, फिर ऑनलाइन होगा, फिर नहीं आपका दोबारा वहां पर जाकर के ही होगा, क्लास सेंटर में होगा। तो इन सब चीजों की वजह से बच्चों के ऊपर तनाव बहुत ज्यादा आ रहा है। इसीलिए बार बार बात हो रही है कि बोर्ड का एग्जाम होना है, तो यहाँ तक बात आ गई कि एग्जाम लेना है तो उससे पहले उन्हें वैक्सीनेट करो। ये वैक्सीनेशन की प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि उन्हें आप वैक्सीनेट कर ही नहीं पाओगे, वैक्सीन ही नहीं आपके पास है। तो किस तरह से ये सब तनाव खत्म किया जाएगा उनका, ये एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। और सब लोग परेशान हैं कि एग्जाम एक अलग चीज है, एग्जाम होना जरूरी है, उनको कैरियर बनाना है, सारी बातें हैं, पर जिस तनाव में वो इस समय चल रहे हैं, जिस लड़ाई से वो जूझ रहे हैं, एक तरफ पढ़ाई, दूसरी तरफ एग्जाम और तीसरी तरफ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, कि उन्हें घर में ही रहना है, अपने कैरियर को भी बनाना है और आगे भी जाना है, तो सब चीजें ले दे करके बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हैं। पर हमारी यही सबसे गुजारिश होगी पेरेंट्स से कि उनको इन सब चीजों को इस समय ध्यान से हटा देना चाहिए कि आगे के कैरियर को बनाना बहुत जरूरी है। इन सब बातों को नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ, और उनको फ्री टाइम दे दे, उनसे बोलो तुम्हारी जो भी चीज है ये समझो कि तुम्हें 2 साल बाद करनी, 2 साल एंजॉय करो, जो कुछ हो रहा है घर में जो लर्न कर सकते हैं करो, पर कैरियर, एग्जाम और इन सब बातों के ऊपर उतना डिस्कशन भी नहीं होना चाहिए जिससे कि उनका स्ट्रेस बढ़े। ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस है, तो उन्हें डी स्ट्रेस करने के लिए यही होगा कि हम इन बातों को भूल जाएं। बिल्कुल उनके कैरियर पे कितना असर पड़ रहा है। बिल्कुल, इस समय तनाव से बाहर आना हर तबके के लिए बेहद जरूरी है। डॉक्टर सुबोध, वैक्सीन को लेकर भी कई तरह के भ्रम भी देखे जा रहे हैं, ऐसे में डॉक्टर्स क्या अपील कर रहे हैं लोगों से, क्योंकि लगातार तरह तरह की चीजें, जो सोशल मीडिया भी है हमारा, आजकल कई भ्रम जो है वो वैक्सीन को लेकर फैलाए जा रहे हैं। देखिए, ये जो वैक्सीन है ये लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है या फिर डेड वायरस वैक्सीन है। 2 तरीके के हैं, या तो उसमें पूरा वायरस डेड है या फिर कुछ पार्टिकल्स ऑफ द वायरस को यूज़ किया है। तो ये समझना तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम वैक्सीनेशन लेंगे तो हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होंगी जो कि कोविड के इन्फेक्शन से जैसी होंगी, पर बहुत ही माइल्ड होंगी, तभी हम इम्यून हो पाएंगे, तभी हमारे अंदर एंटीबॉडी बनेंगी। तो यह जो थोड़े बहुत सिम्टम्स वैक्सीनेशन के बाद आते हैं वो तो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है, कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं थोड़े से जिनको इन्फेक्शन है पर वो एसिम्प्टोमेटिक है शुरू के 1-2 दिन का, और उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाया और उनके बाद वो उनको सही में कोविड हो गया और वो बीमार पड़ गए।
अब ऐसे वाले मरीजों का सोशल मीडिया पे काफ़ी वो कर देते हैं कि भाई वैक्सीन लगाने से इतने सब नुकसान हो गए, जबकि वो मुझे नहीं लगता कि वैक्सीन लगाने से सिर्फ नुकसान हुआ होगा। वो तो इनको इन्फेक्शन हुआ होगा और उनको मालूम नहीं पड़ा, टेस्ट नहीं कराया और उन्होंने वैक्सीन भी ले लिया, तो इट वाज अ इंसिडेंटल थिंग। तो ये सब चीज़ों को पहले इंक्वायर करके पहले कंफर्म करना चाहिए, तभी अपन को ये सोशल मीडिया पे बोलना चाहिए कि वैक्सीन के क्या नुकसान है। क्योंकि हमने हमारे अस्पताल में जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेशन कराया, उसके बाद कोई भी जिसको भी कोरोना हुआ बहुत माइल्ड हुआ और कभी कोई सीवियरिटी से नहीं हुआ है उसको कोई भी बीमारी। तो इसीलिए मुझे लगता है वैक्सीनेशन ही आंसर है और पूरा वर्ल्ड भी यही डेटा बता रहा है और वैक्सीनेशन का ऐसा कोई बहुत बड़ा दुष्प्रभाव नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर, बेहद अहम जानकारी आपने दी कि जिस तरह से वैक्सीन के बाद कुछ भले ही कुछ चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, उनसे डरे ना और बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई भी इलाज या कोई भी दवा ना लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहद अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो डॉक्टर्स का लगातार मानना है कि तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन वैक्सीन बेहद जरूरी है। डरे नहीं, वैक्सीन से नहीं घबराएं और ना ही तीसरी लहर से घबराएं। अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करते रहें, क्योंकि जिस तरह से कोरोना की लहर चली हुई है, बच्चों को बचाना ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है। तब तक अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।